Hello everyone. In this video we will be talking about embryogenesis. This topic is from chapter number 2. Embryogenesis को पहले हम देख लेते हैं बच्चे, इसका मीनिंग क्या होता है. The formation of embryo. सीड बनने से पहले हमारा क्या बनता है? एम्ब्रियो बनता है. एम्ब्रियो किससे बनेगा? जाइगोट से बनेगा. और जाइगोट कब बनता है? जब एक फ्लावर में फर्टिलाइजेशन हो जाती है. तो फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के बाद बनता है सीड. तो जाइगोट से लेके सीड तक जो भी स्टेजेस आती हैं एम्ब्रियो की, वो हम किस में पढ़ते हैं? एम्ब्रियोजेनेसिस में. एम्ब्रियोजेनेसिस जब ओवर होने को होती है तो हमारे पास एक स्ट्रक्चर बन के सामने आ जाता है जिसको हम बोलते हैं सीड, जो कि नेक्स्ट जनरेशन को रिप्रोड्यूस करता है. अब हम देखेंगे कि फर्टिलाइजेशन जो हमारी एक फ्लावर में हो गई थी, उसके बाद हमारे कौन कौन से प्रोडक्ट बन के रेडी हो गए थे. सो लुक एट हियर, दैट वाज द ओव्यूल. और ओव्यूल में हमारे पास क्या थे? सेल्स थे. हाउ मेनी सेल्स वी आर हैविंग? 7 सेल्स. 3 एंटीपोडल्स जो हमारे कैलिजल एंड पे थे. सेंटर में हमारा जो सेल था उसको हम पोलर न्यूक्लियाई बोलते थे. सेल बेटा एक है, उसके अंदर न्यूक्लियाई 2 है, इसलिए हम इसको न्यूक्लियस ना कह के न्यूक्लियाई बोल रहे हैं. और लास्ट में हमारे पास 3 सेल फिरते थे. फिर लास्ट में बीच में जो मिडल में सेल था उसको हम बोलते थे एग सेल. और साइड वाले जो ये 2 थे इनको हम बोल रहे हैं सिनर्जिड्स. So how many cells we are having? 3 plus 1 4 and plus 3 7 cells we are having before fertilization. ये ओव्यूल कब का है? जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुई है, मेल गैमेट अभी तक नहीं आए हैं. जैसे ही मेल गैमेट आते हैं, फर्स्ट मेल गैमेट इज गोइंग टू फ्यूज विद द एग सेल और वो क्या बना लेता है? जाइगोट. जाइगोट हमारा डिप्लॉयड था. सेकेंड थिंग इज रिगार्डिंग द सेकेंड मेल गैमेट, क्योंकि एक पॉलन ग्रेन से हमारे पास 2 मेल गैमेट आते हैं. तो सेकेंड मेल गैमेट फ्यूज होता था पोलर न्यूक्लियाई के साथ और फिर होता था ट्रिपल फ्यूजन और उसका प्रोडक्ट क्या बनता था? एंडोस्पर्म. दैट वाज ट्रिप्लॉइड. 2 सेल पोलर न्यूक्लियाई में ऑलरेडी थे, 1 सेल हमारा मेल गैमेट है, तो 3 सेल का फ्यूजन कहलाता था ट्रिपल फ्यूजन. इतना हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में कर चुका था. दैट वाज द प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन. अब हम आगे बढ़ते हैं. ये देखिए, एक बार जब डबल फर्टिलाइजेशन ओव्यूल में या ओवरी में हो जाती है बेटा, जो 7 सेल्ड स्टेज थी वो अब सिर्फ और सिर्फ 2 सेल स्टेज में कन्वर्ट होकर रह जाती है. बाकी जो हमारे एंटीपोडल्स थे, सिनर्जिड, यानी 5 सेल आपके डीजनरेट होके खत्म हो चुके हैं. सेंटर में बन गया है एंडोस्पर्म. ये देखिए, ये रहा आपका एंडोस्पर्म जो कि ट्रिपल फ्यूजन के बाद बना था. और नीचे ये देखिए, सिनर्जिड्स आपके ड्राई हो चुके हैं. सेंटर में एग सेल था. एग सेल के साथ जब हमारा मेल गैमेट फ्यूज हो गया था तो ये देखिए जाइगोट. यानी अब हमारा जो फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है उसमें सिर्फ ये 2 सेल हमें देखने को मिल रहे हैं. तो एम्ब्रियोजेनेसिस में आइए हम देखते हैं 1 बाय 1 इनका रोल क्या है. सबसे पहले हम देखेंगे एंडोस्पर्म को. एंडोस्पर्म हमारे पास सीड फॉर्मेशन में जो रोल होता है वो कोई भी प्ले नहीं करता है. इट इज ओनली मेंट फॉर द न्यूट्रिशन. ये न्यूट्रिशन किसको मिलता है? ये न्यूट्रिशन मिलेगा हमारे डेवलपिंग एम्ब्रियो को. डेवलपिंग एम्ब्रियो जो होता है वो नरिशमेंट कहाँ से लेता है? एंडोस्पर्म. एंड दैट वाज द रीजन जाइगोट कभी भी अपना मल्टीप्लिकेशन पहले स्टार्ट नहीं करता है. जाइगोट थोड़ा सा वेट करेगा सो दैट एंडोस्पर्म अपना मल्टीप्लिकेशन करके एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाए. मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर में एंडोस्पर्म कन्वर्ट हो जाता है. कौन सा प्रोसेस करता है ये? माइटोसिस. माइटोसिस करेगा, मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बना लेगा. सपोज पहले ये ऐसा था, अब इसने माइटोसिस कर करके अपने आप में सेल डिवीजन करके अपने नंबर को एक्सटेंड कर लिया है. गॉट इट? ये सारे के सारे सेल जो होंगे बेटा ट्रिप्लॉइड ही होंगे, क्योंकि हमारा एंडोस्पर्म भी तो ट्रिप्लॉइड था. यहाँ पे एंडोस्पर्म जब डेवलप कर लेता है, काफ़ी सारा मास बन जाता है, सेल्स का नंबर इंक्रीज होता है, तब हमारे जाइगोट को सिग्नल मिलता है कि ठीक है, अभी मुझको अपना मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट कर देना चाहिए, यानी एम्ब्रियोजेनेसिस को स्टार्ट कर देना चाहिए.
क्या सिग्नल मिला उसको? नाउ द न्यूट्रिशन इज सफिशियंट। अब हमारा जो जायगोट है, नीचे वाला सेल है, वो मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करने वाला। अभी तक जायगोट वेट कर रहा था, एंडोस्पर्म में माइटोसिस हो रहा था और उसने एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बना लिया है। कहाँ बना लिया है? सेंटर में बना लिया है। अब हम जायगोट को देखते हैं। जायगोट जो हमारा सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर था पहले, वो अपने 2 डिवीजन करता है, 2 सेल में कन्वर्ट हो जाता है, फिर इससे एक डिवीजन और होगा। धीरे धीरे जो हमारा बेसल सेल है, बेसल सेल बेटा जो माइक्रोपाइलर एंड पे होता है, इस सेल को हम बोलते हैं बेसल सेल, और जो कैलिजल एंड पे होता है उसको हम बोलते हैं टर्मिनल सेल। तो जायगोट ने एक बार माइटोसिस की, एक सेल ऊपर चला गया, एक सेल नीचे चला गया। बेसल एंड टर्मिनल हमने 2 सेल को डिवाइड कर दिया। माइक्रोपाइलर एंड पे आता है बेसल और कैलिजल एंड पे आता है टर्मिनल सेल। अब यहाँ पे ये 2 सेल अपना रैपिडली फिर से डिवीजन करते हैं और धीरे धीरे हमारे पास एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बनके अराइज हो जाता है। जो हमारा टर्मिनल सेल है वो कंपैरेटिवली राउंड स्ट्रक्चर बना लेता है, जिसको हम बोलते हैं ग्लोबुलर स्ट्रक्चर। सब में एक एक न्यूक्लियस दिखा देते हैं। और नीचे ट्रांसवर्स, आप ये ट्रांसवर्स का मतलब देखेंगे कि हॉरिजॉन्टली मैंने लाइन लगाई हुई है, ये हॉरिजॉन्टली डिवीजन को हम बोलते हैं ट्रांसवर्स डिवीजन। यानी सेल हमारे राउंड ना होके समवॉट फ्लैटेंड है, ट्रांसफर डिवीजन हो रहा है। ट्रांसवर्स डिवीजन किसने किया है? नीचे वाले सेल ने, जिसको हम बोल रहे हैं बेसल सेल। तो नीचे आप ये देखेंगे ट्रांसफर स्ट्रक्चर आपको मिल जाता है, जिसको हम बोलते हैं सस्पेंसर। सस्पेंसर क्या करता है? हमारे जायगोट की हाइट को इंक्रीज कर देता है। इसको हाइट दे रहा है वो। हाइट हमें क्यों इंक्रीज करनी है? जायगोट की या ग्लोबुलर स्ट्रक्चर की। और ऊपर वाला सेल देखिए, मैंने बताया था समवॉट ये राउंड होता है, जिसको हम ग्लोबुलर स्ट्रक्चर भी बोल रहे हैं। सस्पेंसर जब अपनी हाइट को इंक्रीज करने लगता है, डू नॉट फॉरगेट बेटा दिस डायग्राम। यहाँ पे जायगोट है, एंडोस्पर्म न्यूट्रिशन ऊपर है, तो सस्पेंसर इसको एक हाइट देता है ताकि ये जायगोट जाके धीरे धीरे एम्बेडेड हो जाए किसमें? एंडोस्पर्म में। क्योंकि इसको जो अपनी एनर्जी लेनी है, नरिशमेंट लेना है, वो एंडोस्पर्म से लेना है। तो इसीलिए जो हमारा ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है, पार्ट्स जो हमारे बनेंगे, कॉटिलिडन बनेंगे, वो बेटा ऊपर वाले सेल से बनेंगे, यानी टर्मिनल सेल से बनेंगे। और बेसल सेल ने क्या किया? इसको हाइट देने का काम कर दिया, सस्पेंसर बना के रख दिया है। अब हम आगे देखते हैं कि हमारे ऊपर वाले मास का यानी टर्मिनल सेल का हुआ क्या। यहाँ पे आ जाइए। तो अभी तक हमने क्या देखा? एक सस्पेंसर बन के रेडी हो चुका है, जो कि ट्रांसफर डिवीजन है बेसल सेल का। ऐसे ऐसे हमारे पास सेल रेडी हो गए हैं, जायगोट को एक हाइट मिल गई है। सबसे लास्ट वाले सेल को हम नीचे अभी फिर से राउंड रखने वाले हैं, इसको हम बोलते हैं हॉस्टेरियल सेल। हॉस्टेरियल सेल, इसकी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होती है, क्योंकि ये तो था सस्पेंसर, हाइट देने का काम कर रहा था ताकि हम एंडोस्पर्म तक पहुंच सकें। और ऊपर यहाँ पे मैंने क्या बताया था? टर्मिनल सेल्स हमारा एक राउंड लाइक स्ट्रक्चर बना रहा था। इसको हम क्या बोलते हैं? ग्लोबुलर स्ट्रक्चर। अब ये अपना फिर से माइटोसिस करता। सस्पेंसर अभी कुछ टाइम के लिए ऐसा ही रहेगा। तो पहले एक न्यूक्लियस था, मान लीजिए इसने 2 माइटोसिस की, 4 सेल आपके डिवाइड हो चुके हैं। यहाँ पे धीरे धीरे ये अपना फिर से मल्टीप्लिकेशन करेगा और मल्टीप्लिकेशन कर करके ये 8 सेल स्टेज पे चला जाएगा। 4 सेल थे, 4 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, अब हमारे 8 सेल हो चुके हैं। यानी डेवलपमेंट सस्पेंसर में ना होके यहाँ पे ऊपर हो रही है, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर में हो रही है, जो कि किसने बनाया था? टर्मिनल सेल ने बनाया था। बाकी ये जो नीचे का पार्ट है हमारा बेसल सेल ने बनाया था। अब ये 2 पार्ट में हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट इसका ये है, सेकंड पार्ट नीचे वाला है। फर्स्ट पार्ट से बनता है हमारा प्लूम्यूल प्लस कॉटिलेडन। नीचे वाला जो पार्ट है उससे हमारा बनता है हाइपोकॉटाइल। और जो हमारे रेडिकल है वो ट्रांसफर सेक्शन के जो सबसे पहला सेल है, इसको हम बोलते हैं हाइपोफिसिस। हाइपोफिसिस हमारा बनाता है रेडिकल।
एक बार मैं फिर से बोलती हूँ, जो ग्लोबुलर शेप हमको मिल गया था, अब आगे चल के इसका डिवीजन होने वाला है। हमने इसको हाफ हाफ डिवाइड कर दिया, 4 सेल ऊपर 4 सेल नीचे। पहले 4 सेल बनाएंगे ऊपर वाला पार्ट जिसमें हमारा प्लूम्यूल कॉटिलिडन है सीड का, और नीचे वाले जो 4 सेल हैं बच्चे ये बनाते हैं हाइपोकॉटाइल यानी रूट से पहले का पार्ट। और जो हमारे सस्पेंसर का सबसे पहला सेल था, जस्ट लाइक अ नेक बिहेव कर रहा था, वो ग्लोबुलर पार्ट को सस्पेंसर पार्ट को जोड़ने का काम कर रहा था, उसको हमने यहाँ पे नया नाम क्या दिया है, हाइपोफिसिस। हाइपोफिसिस से निकलने वाले हैं हमारा रेडिकल, और रेडिकल के भी अगर हम पार्ट करें इसमें आ जाएगा रूट टिप, रूट कैप एंड रूट कॉर्टेक्स। नीचे वाले जो सेल्स हैं हमारे वो धीरे धीरे डीजनरेट होने लग जाएंगे। अब ग्लोबुलर के बाद जो हमारे सेल्स हैं धीरे धीरे एक ट्रायंगुलर शेप लेने लगते हैं जिसको हम हार्ट शेप भी बोलते हैं। नीचे हमारा अभी भी सस्पेंसर है और नीचे हमारा हास्टोरियल सेल। ये ट्रांसफर सेल्स हैं हमारे। इस सेल्स को हम थोड़ा डार्क कर देते हैं क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस है रेडिकल बनाने में। यहाँ से हमारे रेडिकल बनेंगे, बाकी सेल्स एज इट इज़ हम रहने देते हैं सस्पेंसर की। अब ये देखिए, जो पहले चीज़ आपको राउंड लग रही थी उसने अभी अपने आप को इंक्रीज करके सेल मास इंक्रीज हो गया है। अब आपको धीरे धीरे दिखेगा। इसको हम हार्ट शेप क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि 2 कॉटिलिडन हमारे सीड के अलग होते जा रहे हैं। हम डाइकोट एम्ब्रोजेनेसिस की बात कर रहे हैं तो हमारे पास कॉटिलिडन कितने बनने हैं, 2। आपने पीज में, राजमा में, मटर में या फिर चने में देखा होगा, कॉटिलिडन एक सीड में अगर आप देखते हैं सीड कोट को हटा के आपको 2 दिखते हैं। तो इसीलिए कॉटिलिडन बनाने के लिए हमारे ऊपर वाले जो सेल्स थे अब ये धीरे धीरे डिवाइड हो रहे हैं, डिफ्रेंशिएट हो रहे हैं एक दूसरे से। तो यहां से धीरे धीरे ये हमारा कौन सी शेप आ गई, हार्ट शेप, और इसके अंदर खूब सारे अभी भी जो है सेल्स हैं वो दिखाई देंगे। अब ये 2 जो उभरे हुए पार्ट हैं ये आपके बनाएंगे कॉटिलिडन्स। ऊपर देखिए, ऊपर वाले मैंने आपको बताया था, ऊपर वाले सेल्स क्या बनाएंगे, प्लूम्यूल प्लस कॉटिलिडन। तो इन्होंने अब अपने आप को सेपरेट करना, डिफ्रेंशिएट करना स्टार्ट कर दिया है। कॉटिलिडन अब आपको नजर आ रहे हैं, और बीच में ये जो मास बचा हुआ है, बीच के ये जो सेल्स हैं ये बनाएंगे प्लूम्यूल। प्लूम्यूल वो पार्ट है जो आगे चल के ट्री में शूट बनाता है, ब्रांचेस बनाता है, स्टेम बनाता है। फिर से देखिए, उभरे हुए जो पार्ट है ऊपर की तरफ प्रोड्यूट निकले हुए हैं वो कॉटिलिडन्स बनाएंगे। डाइकोट एम्ब्रियो की बात कर रहे हैं तो कॉटिलिडन भी आपके पास 2 होंगे। 2 मासेस आपको हार्ट शेप जैसे दिख रहे हैं। दोनों कॉटिलिडन के बीच के जो सेल है वो बनाएंगे प्लूम्यूल। नीचे का ये जो पार्ट है ये बनाएगा हाइपोकॉटाइल। अब धीरे धीरे ये मास बेटा ऊपर की तरफ, जैसे बिल्डिंग ऊपर की तरफ इंक्रीज होती है, धीरे धीरे ये मासेस ऐसे प्रोमिनेंट होके ऊपर की तरफ इंक्रीज होने लगेंगे। ये स्ट्रक्चर अब हमारा बड़ा हो रहा है। नीचे हमारा सस्पेंसर और ग्लोबुलर सेल है। तो ये कॉटिलिडन आप ये देखिए और भी ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गए। बीच वाला ये पार्ट हमारा प्लूम्यूल, ये कॉटिलिडन की डेवलपमेंट अब और भी ज़्यादा स्टार्ट हो गई है। ये देखिए हार्ट शेप हमारा, या जो हमारा क्लीवेज था और भी ज़्यादा डेप्थ हो गया। अब धीरे धीरे क्या करते हैं, ये अभी भी अपना मल्टीप्लीकेशन करने पे लगे हुए हैं। बाहर ओव्यूल में इतना ज़्यादा स्पेस नहीं है, सो दे आर गोइंग टू टिल्ट लाइक दिस। इनमें फोल्डिंग होने लगती है, ओवरलैपिंग होने लगती है। जैसे हम एक बड़ी लीफ है, बड़ी लीफ को अगर हम ग्रो करते देखते हैं वो देखिए ऐसे फोल्ड हो जाती है। तो अब हमारे स्ट्रक्चर भी जो प्लूम्यूल वाले स्ट्रक्चर है वो ऐसे फोल्ड होने जा रहे हैं। यहाँ पे आइए एक बार। तो जो हमारे स्ट्रक्चर थे वो अब फोल्ड होके कुछ ऐसे दिख रहे हैं। एक के ऊपर दूसरा जो कॉटिलिडन है वो ओवरलैप हो चुका है, क्योंकि अब ऊपर जाने की स्पेस इनमें बाकी नहीं थी। तो ये पहले इरेक्ट मैंने दिखाए थे। ये देखिए डायग्राम में देखिए, ये इरेक्ट है, दोनों ने अपनी लेंथ को इंक्रीज किया और दोनों एक दूसरे के ऊपर ऐसे फोल्ड हो चुके हैं। ईएस में देखिए, अब ये हमारा मैच्योर जो स्ट्रक्चर है वो दिखाई देगा। नीचे वाला जो पार्ट है वो हमारा अभी भी एज इट इज रहेगा, लेकिन वो थोड़ा सा ऐसे टिल्टेड हो जाता है। इस शेप को हम बोलते हैं हॉर्स शू शेप ऑफ एम्ब्रियो। अभी भी ये एम्ब्रियो है, हमारा सीड अभी नहीं बना है। तो ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो गए हैं।
दीज टू आर द कॉटिलेडन्स, बीच में ये प्लम्यूल का पार्ट है। इसके आगे देखते हैं तो रीअरेंजमेंट होके ये एक मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर है। तो अब हमारा कंप्लीट सीड बन जाता होर्सशू के बाद। डाइकॉट सीड 2 कॉटिलेडन के साथ होता है। तो ये देखिए हमने 2 कॉटिलेडन, जैसे आप मटर में देखते, चने में देखते, ये हमारे 2 कॉटिलेडन आ गए। कॉटिलेडन 1, कॉटिलेडन 2, C1 एंड C2। बीच में आपको एक सेल का मास नज़र आ रहा है। इसी से ही ऊपर का पार्ट और नीचे के जो सेल्स हैं वो डेवलप होते हैं, क्योंकि बेटा अगर आप दोनों स्ट्रक्चर को ओपन करके देखते हैं, कॉटिलेडन एक जगह टिश्यू से कनेक्ट रहते हैं। उस टिश्यू को हम बोलते हैं कॉटिलिडनरी नोड, जहां से वो मटर के दाने आपस में जुड़े रहते हैं, कॉटिलिडनरी नोड। इसके ऊपर के जो टिश्यूज हैं, ये मैंने यहाँ पे लाइन से बना है, ये वाला पार्ट है एपिकोटाइल, और एपिकोटाइल के एकदम लास्ट में जो मैंने ब्लैंक छोड़ रखा है, दिस इज प्लिम्यूल। कॉटिलिडनरी नोड जो डार्क कलर की, इसके नीचे वाले पार्ट में फिर से लाइनिंग से बना रही हूं, ये कहलाता है हाइपोकोटाइल, और हाइपोकोटाइल जहाँ टर्मिनेट हो जाता है, जहाँ से हमारी रूट्स निकलेंगी, वो पार्ट हो गया रेडिकल। अब ये देखिए हमारा सीड बन के रेडी है। इस पूरी एक्सिस को जो हमारे कॉटिलिडन को ज्वाइन कर रखी है, जहाँ कॉटिलिडनरी नोड है, एपिकोटाइल है, हाइपोकोटाइल है, आप ये देख रहे हैं कि जो आपके मेन पार्ट्स हैं वो एक जनरली टिश्यू मास से निकले हुए हैं। इस स्ट्रेट एक्सिस को हम बोलते हैं एम्ब्रोयनल एक्सिस। बीच में हमारी नोड हो गई है जहाँ से कॉटिलिडन अटैच थे। लास्ट वाला पार्ट हमारा प्लिम्यूल हो गया है। यहाँ पे टर्मिनेट पार्ट हमारा रेडिकल से रूट्स निकलती हैं, प्लिम्यूल से हमारी शूट्स निकलती हैं। यहाँ पे हमारे स्पेशल सेल्स होते हैं जो कि कॉर्टेक्स, कैम्बियम वगैरह बनाएंगे। ये एपिकोटाइल, ये हाइपोकोटाइल। तो इस एक्सिस को हम बोलते हैं, इस पूरे मास को जो कॉटिलिडन्स के बीच में है, इसको हम बोलते हैं एम्ब्रोयनल एक्सिस। इसको हम सेंट्रल एक्सिस भी बोलते हैं, क्योंकि हमारे सारे पार्ट यहाँ से निकले हैं। सो लुक एट हियर, दिस वाज द कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ सीड फ्रॉम द जाइगोट। और जब तक सीड बनता रहता है, नरिशमेंट एंडोस्पर्म से मिलता रहता है। तो यहाँ पे आके आज हमने इस वीडियो में क्या देखा, एम्ब्रियोजेनेसिस का प्रोसेस, और वो भी कौन से सीड में, डाइकॉट सीड में। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल बी टॉकिंग अबाउट द एम्ब्रियोजेनेसिस इन मोनोकॉट सीड एंड इट्स डिफरेंट पार्ट। थैंक यू एवरीवन।